बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। शॉर्ट नोटिस पे नॉर्मली जो कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग मिनिस्टर साहब देते हैं, लेकिन आज दो तीन कोई ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे जो कैबिनेट में डिस्कस हुए और इस सिलसिले में मैं ख़ुद आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ ताकि आपको थोड़ा ब्रीफ कर सकूँ। और मैं जो मेजर तीन बातें हुई हैं कैबिनेट में उन्हीं को डिस्कस करूँगा। उसका मिनिस्टर साहिबान भी मौजूद हैं, बाकी अगर कोई ऐड करना चाहेगा। सबसे जो जिस चीज़ के लिए मैं आप सबके सामने आया हूँ कि मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं, ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, चीज़ें पिछले 3 साल में जो खुर्दनोश की चीज़ें होती हैं, जो आवाम की सस्टेनेंस के लिए आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, उनकी कीमतों में जिस तरीके से इजाफ़ा हुआ है, डबल से भी ज़्यादा कीमतें हो गई हैं। चाहे उसमें आप आटा लें, चीनी लें, अभी बिजली की कीमतों में जो इजाफ़ा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में जो रोज़ाना इजाफ़ा हो रहा है, और उसके साथ साथ जो लोगों की वेजेस हैं या जो लोगों की रिसोर्सेज हैं, उनमें खातिर ख्वाह इजाफ़ा नहीं हो रहा। इसी चीज़ को देखते हुए हुकूमत सिंध ने जून के अंदर जब बजट का ऐलान किया था, ये तो उस वक्त की महंगाई को देखते हुए था कि हमने कहा कि जी मिनिमम वेज यानी कम से कम मुआवजा 25,000 रुपये होना चाहिए। बड़ी क्रिटिसिज्म हुकूमत सिंध के ऊपर, इसलिए बाकी सूबों की जो उन्होंने मिनिमम वेज का ऐलान किया था, वफाकी हुकूमत ने 20,000 रुपये, पंजाब की हुकूमत ने 20,000 रुपये, खैबर पख्तूनख्वा 21,000 रुपये, बलूचिस्तान 21,000 रुपये, और सिंध के जैसे मैंने बताया कि हमने 25,000 रुपये यानी 43% इजाफा किया था मिनिमम वेज में, जो इससे पहले 17,500 रुपये थी। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये भी मुझे कम लग रही है और ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम बाकी मुल्क से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कर सकते। कुछ लोग चले गए थे कोर्ट्स में, इसको चैलेंज किया और कोर्ट्स ने फ़ैसला दिया है आज से, और इसी वजह से आज कैबिनेट में ये डिस्कशन हुई और मैं आपके सामने कोर्ट्स ने ये फ़ैसला किया कि जी ये मिनिमम वेज जो है, जो सिंध हुकूमत ने 25,000 रुपये की है, ये बिल्कुल ठीक है और इनका इस्तेहकाम की हुकूमत का ये मिनिमम वेज देना, मिनिमम वेज बोर्ड वगैरह तो एक प्रोसेस होता है, अल्टीमेट जो इसकी स्वाबदीद है ये हुकूमत की है। उन्होंने ये भी कहा, और कुछ हमारी भी खामियां थी, मैं बता रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि जी ये अप्लाई होनी चाहिए डेली वेज वर्कर्स पे भी, कंटिजेंसी स्टाफ पे भी, इसलिए कि अगर मैं डेली वेज वर्कर हूँ तो मेरे कोई सस्टेनेंस लेवल कोई कम तो नहीं हो जाएगा, या मैं कंटिजेंसी पे हूँ। तो ये उन्होंने एक फ़ैसला दिया जिससे हम विंडिकेट हुए। हम तो खैर बहुत तरीके से विंडिकेट हुए। अभी वफाकी हुकूमत वाले भी यही बात कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले, जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, जिनका काम है मीडिया से बात करना, वफाक के वज़ीर, वो भी यही कह रहे थे कि जी मैं कहता हूँ महंगाई हो गई है, बिल्कुल हो गई, हम सब ने मिल के करना है। और मैं प्राइवेट सेक्टर वालों को और ख़ास तौर पे मीडिया वालों के लिए भी कहा कि उनकी तनख्वाहें बढ़ा देनी चाहिए। भाई जब आपने 20,000 रुपये की है खुद ही, और जब हम कह रहे थे 25 करो कम से कम, तो कहाँ से कोई बढ़ाएगा जब आपका कानून ही नहीं कहता उसको कि बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ आज काबीना में डिस्कस हुई। एक तो जैसे मैंने कहा कि महंगाई के असरात भी डिस्कस हुए। महंगाई की वजह से जो लोगों के ऊपर एक बोझ पड़ा हुआ है, गरीब जो है वो गरीब तर हुआ चला जा रहा है। मुतवस्सित तबके के भी लोग हैं, वो भी अपने बिजली के बिल और अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीसें और अपने घर में खाने पीने के लिए इंतज़ामात वो सही नहीं कर सक रहे हैं। हमें बहुत ऐसी ख़बरें मिली हैं जिससे सदमा हुआ है, दिल को दुखा है कि लोगों ने अपने बच्चों को जहर दे के और खुद जहर ले लिया। महंगाई की वजह से काबीना में ये सब चीज़ें डिस्कस हुई
और ये फ़ैसला हुआ है कि जो हमारा 25,000 रुपये का फ़ैसला था उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेबर मिनिस्टर बैठे हैं और आज से मैं आप सबसे भी कहूँगा हमारा साथ दें। आप सबको बुलाने का मकसद ये था कि हमें बताएं, चाहे सरकारी, और मैं कह रहा हूँ हो सकता है किसी सरकारी महकमे में भी नहीं हो रहा हो। अभी मैंने आज काबीना ने चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ सेक्रेटरीज भी सारे मौजूद थे, उनको कहा कि इंश्योर करेंगे हम हर जगह पे, अगर किसी अथॉरिटी में किसी डेली वेज वर्कर, किसी कंटिजेंसी वर्कर को 25,000 से कम मिल रहे हैं तो हम बाकी जगहों से पैसे काटेंगे, लेकिन ये इंश्योर हमने करना है कि सबको 25,000 मिले। इसलिए कि सवाल आ सकता है, आएगा भी, कि फ़लानी जगह पे नहीं है, गलतियाँ हुई, शायद हमसे भी हुई हो। तो ये इंश्योर करने के लिए मैं आप लोगों की मदद चाहता हूँ कि आप निशानदेही करें। हम अपने घर से शुरू करेंगे और ये जो फ़ैसला है हुकूमत का, इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। मिनिस्टर साहब ने भी एक प्लान बनाया है कि हम एक फोरम बनाएंगे, एक रिड्रेसल जो ग्रीवेंस होगी जिसको, जहाँ पे वो अप्रोच कर सके, और उस इदारे का, चाहे वो सरकारी इदारा हो चाहे वो निजी इदारा हो, उसके इदारे के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा जो ये 25,000 रुपये की तनख्वाह नहीं देगा। इधर इसकी ज़रूरत ख़ास तौर पे भी इसलिए है कि जो महंगाई, जैसे मैंने आपको बताया, बताने की ज़रूरत नहीं, इतनी बातें हो गई हैं कि अब तो मुझे एक चीज़ याद आई थी, मैं पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं, कि मेरी बेटी जब वो ख्याल 3 या 4 साल की थी तो चोट लगी थी और उसका इधर कट आया था हल्का सा, तो मैं उसको अस्पताल ले गया तो उन्होंने स्टिचेस लगाए। तो मुझे कहती है, बाबा इनको कहो बस करें, मुझे इतना दर्द हो रहा है कि अब मैं रो भी नहीं सक रही हूँ। अब लोगों में ये हालत हो गई है महंगाई के नीचे दब के, अब वो रो भी नहीं सक रहे, उनकी ये हालत कर दी गई है। और इधर मसला क्या है, इनको कवानीन लाने, ऑर्डिनेंस लाने अपनी मर्जी के, अपने फ़ायदे के, ताकि लोगों को और दबाया जाए, लेकिन लोगों का कोई ख्याल नहीं है। यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि एक सूबे के आईनी सरबराह, जिसको इस सूबे का ख्याल रखना चाहिए, वो इस सूबे की बारे में हमेशा बात करता है। वो कहता है जी फलानी जगह आटा जो है 55 रुपए का है, और वो कल मैंने एक टीवी प्रोग्राम देखा तो मैंने कहा ना, लोगों को अब उस टीवी प्रोग्राम में वो बता रहे थे, वो चाहे लाहौर उठाएं, चाहे गुजरावाला उठाएं, चाहे गुजरात उठाएं, चाहे फैसलाबाद लें, चाहे मुल्तान लें, चाहे पेशावर लें, चाहे कोयटा लें, वो कह रहे थे जो आटा आप हमें दे रहे हैं वो अपने जानवरों को नहीं खिला सकते। जानवर समझते हैं लोगों को। हकीकत पे बात करने की बजाय अपने प्रोपेगेंडा पे शुरू हो जाते हैं। जब और कुछ नहीं मिलता तो मीडिया के पीछे शुरू हो जाते हैं। मैं मीडिया खुद ताकतवर है, मुझे उसकी सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल जो ये इन्होंने नया तरीक़ाकार आजमाया मीडिया के ख़िलाफ़, उसमें भी हम आपके साथ हैं, ताकि इनकी ये जो है कि जी लोगों की आवाज़ दबाई जाए, ये आवाज़ आपके, और आप लोग हमारे ख़िलाफ़ भी अक्सर बोलते हैं, कभी सही बोलते हैं, कभी हमारे हिसाब से गलत बोलते हैं, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं की कि आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्चुअली है। लेकिन इन लोगों ने तो एक कैंपेन शुरू कर देते हैं मीडिया के पीछे। तो ये चीज़ थी। इसके अलावा मेन मेरा मकसद ये था आज आप सबके सामने आने का कि ये फ़ैसला हुकूमत का कि 25,000 रुपये मिनिमम वेज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हर जगह करेंगे, और इस 25,000 रुपये मिनिमम वेज के लिए हम प्रॉपर एक तरीक़ाकार बनाएंगे इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में, हमारे लेबर डिपार्टमेंट में, ताकि अगर किसी को ये तनख्वाह नहीं मिल रही तो उस के जो इदारा है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो एक दो चीज़ें और मैं सिर्फ उनका जिक्र करना चाहूँगा जल्दी से, जो काबीना में डिस्कस हुई थी और जिस पे फैसला किया है। हमें एक बहुत बड़ा मसला था, सरदार शाह साहब बैठे हैं साथ, के टेस्ट लिए थे हमने IBA से, और टीचर्स की भर्ती थी हमारी, तकरीबन 32,000 वैकेंसीज़ थी प्राइमरी स्कूल टीचर्स की, 32 के कुछ ऊपर, और कोई 11-12 हज़ार वैकेंसीज़ थी, 14,000 वैकेंसी सॉरी JESTs की। उसके अगेंस्ट हमने एक पॉलिसी बनाई, काबीना ने उस पॉलिसी की मंजूरी दी।
और उस काबीना की मंजूरी में ये था कि जी 55% पासिंग मार्क्स हैं और उसके अलावा हर सब्जेक्ट 4 या 5 सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें 45% लेने चाहिए। जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा उसको पास समझा जाएगा। आज मिनिस्टर साहब काबीना में दोबारा वो रिकन्सिडर करने के लिए और उसकी वजह बताते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, अगर हमने नौकरियां देनी होती हैं तो हम टेस्ट वेस्ट क्यों कराते? अपनी मर्जी थी, पहले भी होता रहा है। मैं अपनी मर्जी से देता, कुछ सरदार शाह साहब देते थे, कुछ तैमूर देते, हम अपने लोग एम्प्लॉय कर लेते। हमने मेरिट का ख्याल रखते हुए और जो बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है IBA उससे टेस्ट कराए। लेकिन अब जो उसके रिज़ल्ट आए हैं, एक तो क्वेश्चंस में भी थोड़ा बहुत इश्यूज थे, वो अब एक तरफ रखें। जो बातें हैं उसमें देखा हमने कि हमारे जो हमें 32,000 की ज़रूरत थी उसमें हमें 11,000 मिल रहे हैं सिर्फ प्राइमरी स्कूल टीचर्स, और जो हमें 14,000 की ज़रूरत थी उसमें 1300-1400 के करीब हमें JSTs मिल रहे हैं। अच्छा, लोग तो बच्चे तो यही है ना, कोई 2 लाख के करीब बच्चों ने टेस्ट दिया। अगर हम दोबारा टेस्ट लेंगे, ये 2-3 ऑप्शंस थे ना, दोबारा टेस्ट लिया जाए तो यही लोग अप्लाई करेंगे, यही आएंगे। चले थोड़ा पढ़ के आ जाएंगे, लेकिन अगर 15 दिन के पढ़ने से आप 25 साल का बात कर लें, ये मुमकिन नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं, हमने अपने स्कूल्स में पूरी जो हर जगह बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप जहाँ जाते हैं, हम जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं कि जी हमारा स्कूल खाली है, उसमें टीचर दो, और झगड़े होते हैं टीचर्स के लिए, आप सबको पता है। तो ये फैसला किया गया कि हम पासिंग मार्क्स वही 55 रखें फॉर मेल स्टूडेंट्स, लेकिन जो 45% पर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी वो वेव ऑफ कर दें। हमने इसमें ये भी सोचा कि इसको नहीं 45 की जगह 30 कर दें, 33 कर दें, ये सारी चीज़ें करके, लेकिन जो एक कलेक्टिव फैसला कैबिनेट ने किया का वेव कर दें। और मैं इस पर फिर इसकी रिड्रेसल कैसे करेंगे इसको कि ये चीज़ नुकसान ना दे, पहले फैसला क्यों किया, ऐसा यही सवाल होंगे ना। पहले तो आपने ये फैसला किया, अब चेंज कर दिया। तो मैंने बताया मेन वजह ये थी कि हमें स्कूल्स में अगर दोबारा टेस्ट लूँगा यही लोग अपीयर होंगे, कोई नए तो नहीं आएंगे। दूसरा, ख़वातीन, लेडीज़, हमारी बच्चियाँ, ऑब्वियसली हमारे पास कई कवानीन हैं जेंडर इक्वालिटी के हवाले से या जो ख़वातीन के बहबूद के लिए। तो उस सिलसिले में हमने कहा कि जी ख़वातीन की ये 50% कर देते हैं हम, जो रिक्वायरमेंट है, इंस्टेड ऑफ 55, 50%। तीसरी चीज़ जो हमने चेंज की कि हमारे पास 2 स्पेशल कैटेगरीज़ हैं, एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चे और एक माइनॉरिटीज़। डिफरेंटली एबल्ड का हमारे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट यानी कानून में मौजूद है कि उनका एक कोटा है, इस तरीके से माइनॉरिटीज़ का एक कोटा है। अब उस कोटे के हिसाब से अगर ये मार्क्स रख रहे थे तो वो पूरे नहीं हो रहे थे, जगह खाली जाती तो मतलब है कि वो स्कूलों में टीचर नहीं होते। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने 2 रिलैक्सेशंस और की हैं कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो हैं, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, उनके बच्चे, उनकी पासिंग मार्क्स 33% कर दिए, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके 50% माइनॉरिटीज़ के 50% कर दिए। तो ये 50% सही कह रहे हैं। ये है। एक आखिरी इशू रह गया था, हमारे कुछ हार्ड एरियाज़ हैं, हमारे थर का डेजर्ट है, हमारा सांगड़ में डेजर्ट है, हमारे काछो का इलाका है, वहाँ स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी बच्चों का हक है, लेकिन वहाँ पे अभी तक वो हम नहीं पूरे कर सके स्टूडेंट्स, और वो पास नहीं कर सक रहे। उनके लिए हमने 33% कर दिया, पहले 40 था, अब 33% कर दिया। ये सारी स्टेप्स लेने के बाद हम इंशाल्लाह ताला तकरीबन हमारे पास जो PSTs हैं वो हमें ज़रूरत थी 32,510 की, और हम उसमें 31,886 जो ये नंबरिंग वर्कआउट की है ये आ जाएंगे, तकरीबन पूरा हो जाएगा। और जो JESTs हैं वो 14,000 की जगह पे तकरीबन 17,000 हमारे पास आ जाएंगे, और बाकी 3,000
हम वेट लिस्ट पे डालेंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ टीचर्स की रिटायरमेंट इतना बड़ा पूल है, रोज़ रिटायर होते हैं और वो वैकेंसीज आती जाती हैं, और 1 साल के लिए वेटिंग लिस्ट में डालेंगे कि यही टेस्ट पे 1 साल तक वो किसी जगह पे वैकेंसी होगी तो वहाँ आ सकेंगे। ये स्टेप तो एक हो गए ताकि हम अपनी जगहें भर सकें, इसलिए कि टीचर ही नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ उस क्वालिटी का टीचर हमने टेस्ट लिया, अभी ऐसे नहीं किया कि अपनी मर्ज़ी से रख दिए, हाँ थोड़ी सी रिलैक्सेशंस दी, और हमने कहा है कि एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो टीचर्स हैं जिनको एम्प्लॉय करेंगे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ और मैंने 55 नंबर तो हासिल कर लिए, लेकिन मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स के अंदर मैंने रिक्वायर्ड वो 45% जो थे वो नहीं किए, तो वो आइडेंटिफाई होगा कि जी मुराद अली शाह को मैथ्स के अंदर थोड़ा सा तेज़ करना है। ये एक एक जो 32,000 और 37,000 हमारे बनेंगे नए रिक्रूट्स, उन एक एक का प्रोफाइल बनेगा जहाँ पे उनकी कमज़ोरी है। एक तो ट्रेनिंग तो हर एक के लिए लाजमी है, लेकिन जहाँ पे वो कमज़ोर है, जहाँ पे वो 45% नहीं ला सके, उधर उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ट्रेन किया जाएगा, ताकि तो हमने पूरा होलिस्टिक एक सोल्यूशन निकाली है। मेरिट को भी मद्देनज़र रखा है, उसके साथ साथ अपनी रिक्वायरमेंट को भी मद्देनज़र रखा है, और उसके बाद फ्यूचर के लिए भी, ताकि ये सारे चीज़ें पूरी हो जाएं। इसके ये तो कैबिनेट की ये अप्रूवल है, और इंशाल्लाह ताला हम इससे एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा है कि अगर इसमें कोई 19-20 कोई हो रहा हो, कोई चेंज करना है तो वो उनको इख्तियार दिया है कि वह कर लें, लेकिन ब्रॉड पैरामीटर्स ये होंगे। तीसरी चीज़ जो एक कैबिनेट में आज डिस्कस हुई, और वो भी मैं समझ रहा हूँ कि आपके सामने ले आई जाए, वफाकी हुकूमत ने कुछ दिनों पहले एक हमें ख़त लिखा और उसमें कहा कि जी जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उसको एक नेशनल एसेट डिक्लेयर किया जाए और आप अपनी राय दें। वो आज काबीना में डिस्कस हुआ। अब ये कार्बन क्रेडिट्स हैं क्या? दरख्त लगाते हैं हम, जो मैंग्रोव्स की प्लांटेशन हम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ये एक सेलेबल कमोडिटी है। दुनिया में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप वो बेच सकते हैं किसी मुल्क को जिसमें, और एक लिमिटेड, एक पेरिस एग्रीमेंट जिसके तहत लिमिट किया हुआ है। अब वो दरख्त लगाना, फॉरेस्ट या इन्वायरमेंट, ये प्योरली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है आइन के अंदर। अच्छा, ये काम हम बहुत अरसे से कर रहे हैं। हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक स्कीम भी शुरू की हुई है एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ, जो कि हमारे कोस्टल एरियाज़ में मैंग्रोव्स प्लांट कर रही है, और उसकी दुनिया में तारीफ़ें हुई हैं। एक वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ख़ास तौर पे सिंध के मैंग्रोव्स को दिखाया गया। वो मैं कहूँगा सईद साहब को, मिर्ज़ा को, कि वो आपको दिखाए, वो जो एक्नॉलेज किया है। अचानक फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं ये तो मतलब जो काम खुद करना नहीं है, अगर सूबे ने कोई काम किया तो उस पर कब्जा करना है अपनी चीज़ें दिखाने के लिए। तो कैबिनेट ने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया है, और हमने एक छोटी सी कमेटी बनाई है जिसमें फॉरेस्ट के वज़ीर, इन्वायरमेंट के वज़ीर, हमारे लॉ एडवाइज़र और एनर्जी के हमारे वज़ीर, ये चारों मिलके उस ख़त का जवाब तैयार करेंगे, और इंशाल्लाह ताला परसों तक हम वो ख़त अरसाल कर देंगे। लेकिन आप लोग ये बताते हैं कि ये प्योरली लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और हम वफाक को इस तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, खुद कोई काम नहीं करना, और जो सूबे काम करें उस पर जाके जब वो राइप हो जाए और देखें कि इससे कोई मुल्क की नेक नामी या कुछ पैसों की उनको मिल रहे हैं, तो वो एकदम जम करके आ जाते हैं बीच में। ये 3 प्राइमरी चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता। इसके अलावा हम जैसे हर दफ़े करते हैं, हमने रिव्यू किया था डेवलपमेंट पोर्टफोलियो का, उसमें हिदायत दी हैं। आज हमने ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स की डेवलपमेंट स्कीम्स को रिव्यू किया है। हमने हेल्थ के अंदर एक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का अप्रूवल दिया है, जिसके तहत जो हेल्थ में हस्पतालों के मैनेजमेंट साइड पे लोग होंगे उनका अलग कैडर बनाया जाएगा, उसके रिक्रूटमेंट रूल्स की अप्रूवल दी है। और हमने जो है जो हमारी ट्रेनिंग विंग है उसको ऑथराइज़ किया है,
और रूल्स में अमेंडमेंट किए हैं कि वो पहले ट्रेनिंग में क्या करती थी कि सिर्फ नए इंडक्टीज जो होते थे उनकी ट्रेनिंग करती थी, और उसमें हमें मसला ये हो रहा था कि हमारे जो 18 से 19, 19 से 20, 17 से 18 प्रमोट होते हैं, उनको डिफरेंट कोर्सेज करने होते हैं। वो सीनियर मैनेजमेंट कोर्स और मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स वो हम नहीं कराते थे, वो हमें फेडरल गवर्नमेंट के इदारों से कराने पड़ते थे, और हमारे लोगों के नंबर ही नहीं आते थे। मतलब मैं अगर प्रमोशन के लायक हूँ तो मुझे वो नंबर एडमिट ही नहीं करते थे उस कोर्स में कि जी हर सूबे की लिमिटेड है नंबर्स। तो हमने वो खुद ट्रेनिंग इदारा बनाया है और उस पर हम खुद करेंगे ताकि हम अपने अफसरों को प्रमोट कर सकें, उसकी ट्रेनिंग भी हो प्रॉपर, उसके बाद प्रमोट कर सकें। और बाकी 2-3 माइनर चीज़ें थी, कोई इतना कोई ख़ास इशू नहीं था जिस पे हमने डिस्कस किया। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू किया और उस पर कैबिनेट की अप्रूवल दी, और हमने एक उसमें कमेटी भी बनाई है कि जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हर प्रोजेक्ट को वो कमेटी, गवर्नमेंट वैसे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड है वो अप्रूव कर देता है, उसके बाद वो कमेटी के थ्रू आके कैबिनेट में आ जाएगी ताकि कैबिनेट भी उसकी अप्रूवल दे। हम कोशिश करते हैं कि कैबिनेट के अंदर जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस हैं वो आएँ, उनको डिस्कस करें। एक तो और भी मैटर्स रेज हुए थे, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन के कोई इश्यूज़ थे, वो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो अगले कैबिनेट मीटिंग में ले आएंगे, एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर उस चीज़ को। और कोई ऐसी सही कोई ऐसी बात रहेगी नहीं, आप ऐड कर लें। ये मोटा मोटा, लेकिन जो मैं मेन दोबारा जी हाँ जो मेन आपको वो सही कर लेंगे, आपसे कर लेंगे, सबके जवाब दूंगा। मेन आपको दोबारा रिटरेट करूं, सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो चीज़ हमें आज खुशी भी हुई है कि हमें कोर्ट ने विंडिकेट किया है। हम 25,000 रुपये, और ये भी आपको बता दूं कि जो वे 25,000 जून में किए थे, जो हालात लग रहे हैं मुझे तो लगता है कि हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। और अब पता नहीं ड्यूरिंग द ईयर बढ़ाने का क्या तरीका है, नहीं तो अगले जून में मैं कह रहा हूँ कम से कम भी 30 समझ आ रही है मुझे, नहीं तो और ज़्यादा, जिस तरीके अल्लाह करे कि महंगाई पे कुछ काबू पा सके, हम 30,000 भी करना पड़ा तो करेंगे अगर हमें कानून जो भी इजाज़त देता है। इसलिए कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस मुल्क के अवाम हैं, ख़ास तौर पे मेहनत कश हैं, जो तनख्वाह के जो कहते हैं ना कि मेरी अगर बिज़नेस है, मुझे वारा नहीं खाती, मैं 2 रुपये बढ़ा दूंगा कीमत अपनी चीज़ की, लेकिन अगर मैं अपने जो वर्कर है उसको पैसे नहीं दूंगा, वो कहाँ से रह सकेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। उसमें दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों की मदद चाहिए, मीडिया की मदद चाहिए कि खुद पॉइंट आउट करें प्रोग्राम। मैं कह रहा हूँ ना, हम तो रोज़ देखते हैं यार, हम तो कोई इशू नहीं, रोज़ करें प्रोग्राम जी फलानी जगह पे हुकूमत सिंध नहीं दे रही पूरे पैसे, फलानी जगह पे नहीं दे रही, ताकि हमें पता चले कहीं गलतियाँ हों, हम उनको दुरुस्त करें। हमें दुरुस्त करने के लिए आप हमारा सहारा बने। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी आप प्लीज़ पॉइंट आउट करें ताकि हमारा लेबर डिपार्टमेंट, हमारा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट उनको देख सके। ये प्राइमरी इशू था जिसकी वजह से मैं खुद आपके सामने हाजिर हुआ। जो नेवी को 200 एकड़ ज़मीन तकरीबन 2 साल पहले नेवी ने शोहदा के लिए अप्लाई किया था, सारी कानूनी कार्रवाई पूरी करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देख के और ये अप्रूवल दिया है। शोहदा के लिए ज़मीन है जिस पे नेवी अपने पैसे खुद खर्च करेगी उसको डेवलप करने के लिए, अपने शोहदा के लिए और लो पेड एम्प्लॉयज़ के लिए। और इसके साथ हम बाकी इदारों को भी ज़मीन इसी तरीके से कानून के मुताबिक देते हैं, कानून में रहते हुए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और पुलिस हो, बाकी हमारे हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ज़मीन देते हैं, पुलिस के लोगों को भी देते हैं, जर्नलिस्ट को भी ज़मीन दी है हमने, कानून के मुताबिक देते हैं, इसमें कोई कानून की बात नहीं। मलिर एक्सप्रेसवे की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताऊं कि यस, कोई इसमें बाई इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। हुआ ये था कि ये पहले एक रूट तय हुआ कि जी ये रूट बनेगा, फिर लोगों ने कहा कि जी फलाना फलाना गांव जो है ये लोग अफेक्ट हो रहे हैं। हम इसी कमरे में बैठे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड जो था उन्होंने अप्रूव किया इस चीज़ को, यानी रिकमेंड किया कि काबीना में ले जाया जाए कि इस रूट को चेंज करें। इस रूट को चेंज करने में थोड़ा खर्चा बढ़ रहा था, कॉस्ट बढ़ रही थी। हमने कहा काबीना में ले जाएंगे। कॉस्ट बढ़ रही थी इसलिए कि
हम लेफ्ट बैंक से फिर राइट बैंक पे जा रहे थे और वापस एक ब्रिज बन के लेफ्ट बैंक पे आ रही थी। ठीक है जी, हमारी ये थी उसमें लॉजिक कि जी ये कॉस्ट, इधर तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी उसमें हमें बचत हो जाएगी, तो ओवरऑल हमें फ़ायदा होगा। बड़ी, अगर ये वाकई चीज़ सही है और मेरा ख्याल है सही है, तो इट इज़ अ नो ब्रेनर जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ये करना चाहिए। सब्सिक्वेंटली आपको पता है वो पिंडी का, वो इस्लामाबाद का रिंग रोड का मामला हुआ, और जो बाकी मामले हैं, अब वो कहते हैं कि जी आपको बाकी तो देखेंगे नहीं आपसे कुछ, पहले आपका 100 रुपये का प्रोजेक्ट था, अब 105 रुपये का हो गया, इसी पे आप लोग सारे पकड़े जाएंगे। ना किसी लोकल, ये जो कवानीन है ना हमारे यहाँ, जिसकी वजह से कोई काम नहीं करना चाहता। आप जो मैं, अच्छा हम उन इदारों को कहते हैं पहले आके देख लो, हमें बता दो, कोई गलती कर रहे हैं तो बता दो, लेकिन कहते हैं नहीं आप कर लो, उसके बाद देखेंगे आपको। इसकी वजह से ये हो रहा है चीज़। अब कोई भी इशू, ये कोई भी उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है कि यार ये 100 की जगह 105 रुपये हो जाएगा। मैं तो मुराद अली शाह तो के ऊपर पहले ही पता नहीं 10 इंक्वायरी चल रही, यार भी हो जाएगी, मैं क्यों इंक्वायरी शुरू कराऊं? ये इशू है बहुत क्लियरली। इसकी वजह से, और पूरा प्रोजेक्ट इतना शानदार प्रोजेक्ट, अब हम इस उसमें कि कैसे इसको चेंज करें। इसलिए जो हमारे पास इस वक्त पोजीशन है, हम ये भी कह रहे हैं कि मिनिमम लोगों को तंग किए बगैर हम उनको ऑल्टरनेट ज़मीन दें, और उनसे बात कर रहे हैं, हम हर एक को ऑन बोर्ड लेके फिर ही फैसला करेंगे। तो ये आप भूल जाएं, और लोग ये जो कर रहे हैं इसको फ़ायदा उठाने, मैं अगेन कह रहा हूँ इसलिए हम नहीं कर सक रहे कि कोई भी बंदा इवन इनिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है ये प्रपोजल कि रूट ऐसे चेंज किया जाए। और अगर आप लोग चाहें, आप लोग साथ दें, चले करें ना 2-4 प्रोग्राम ऐसे बाकायदा कि जी इसमें कोई बुराई नहीं है, और जो इदारा अगर जिसकी वजह से हम डर रहे हैं उसको क्लियर कराएं, तो हम तैयार हैं। मुझसे सवाल तो कर लेते हो, आप मुझसे सवाल करो। ये बिल्कुल एक जेन्युइन मसला है और हम इसको हल करना चाह रहे हैं। अब अल्टीमेटली इसका नुकसान क्या हुआ है कि वो पूरा के पूरा प्रोजेक्ट रुक गया, पूरा के पूरा प्रोजेक्ट रुक गया है। हम इसीलिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलके, उनसे बात करके, उनकी कंसल्टेशन के बाद उनको जो कंसेंसस एक पैदा होगा, अगर रूट चेंज करना है, अगेन रूट चेंज करना पड़ा तो मुझे पता है कोई भी हाथ नहीं डालेगा इस पर, इसलिए पैसे बढ़ेंगे ना, कॉस्ट बढ़ेगी। कुछ 2 ब्रिजेस अगर आप बनाएंगे एक्स्ट्रा, वो कॉस्ट बढ़ेगी, कहेंगे आपने तो ठेकेदार को फ़ायदा देने के लिए और डेवलपर को फ़ायदा देने के लिए कर दिया, जबकि लोगों के कहने पे कर रहे हैं। वो कोई नहीं मानेगा, वो फिर कहानी ऐसी बनाएंगे, ये तो पहले ही ऐसे किया था, फिर ऐसे किया था। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार ये इतने बड़े कारीगर थे, इनको 20 साल पहले पता था कि ये ब्रिज ऐसे होगी फिर ऐसे होगी। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से नहीं हो रहा। उनकी लॉजिक को तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म साहब की लॉजिक से मैं मुकाबला नहीं कर सकता, वो जो लाते हैं लॉजिक्स अपने, लेकिन टोटल मिसमैनेजमेंट से हुआ है। मैं पिछले साल का आपको बताता हूँ, गंदम पिछले साल हमने सरप्लस की थी। हम कहते रहे इनसे कि भाई कंट्रोल करो, ये आपकी गंदम स्मगल होके बाहर जा रही है और एक मसला क्रिएट हो जाएगा मुल्क में। हुआ यही, गंदम का क्राइसिस हुआ, पिछले साल कीमतें बढ़ी। हमसे पिछले साल अप्रैल मई में कहने लगे आप रिलीज़ करना शुरू कर दें गंदम। कहते जी ये तो साल के आखिर में जो आखिर 4-5 महीने होते हैं उस वक्त रिलीज़ होती है ताकि मार्केट को स्टेबलाइज कर सके। शुरू में तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। पिछले साल यानी 2020 में हमें मई जून से गंदम की सप्लाई का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए कि मिसमैनेज्ड स्मगल होके गई बाहर। इस साल फिर वही हालत। इस साल इन्होंने कहा, जो नंबर्स दिए कि ये हमारे पास अपनी कंजम्पशन के लिए पूरी गंदम मौजूद है, उससे कुछ ज़्यादा ही मौजूद है, लेकिन स्ट्रेटिजिक रिजर्व्स के लिए है, आप उठा के देख लें स्ट्रेटिजिक रिजर्व्स। हम कोई 1-1.5 मिलियन टन जो है रखते हैं अपनी सारे सूबे मिला के, हम तो 1-1.5 लाख टन रखते हैं गंदम स्ट्रेटिजिक रिजर्व में, उसके लिए कमी हो जाएगी।
तो भाई अगर उसके लिए कमी हो जाएगी वो तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर होगी ना, कि अब स्ट्रेटेजिक रिजर्व वैसे तो चल रहा है आप बनाए, पहले दिन से क्यों प्रॉब्लम शुरू हुआ? इधर हमें कहा गया आज से कोई 2 महीने पहले से कि आप रिलीज़ करना शुरू करें, हमने नहीं रिलीज़ की। इसलिए हम मार्केट की स्टेबिलिटी चाहते हैं। हमें इधर बड़ी बातें हुई कि जी फलाने सूबे में 55 रुपये का आटा मिल रहा है, यहाँ पे 70 रुपये का मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे 70 रुपये का मिल रहा था, मार्केट प्राइसेस जिस तरीके से थी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये थी और हम यही कह रहे थे। 55 रुपये, कल वो एक मैंने टीवी प्रोग्राम देखा था, आपने भी देखा होगा, मैं कह रहा हूँ ये दोनों को ज़रा क्लिप दिखानी चाहिए ना, कि वो कहते हैं जी पूरे मुल्क में इतने का मिल रहा है, और वो जो शहर के रहने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि जी 55 का आटा जो मिल रहा है हमें, वो हम अपने जानवरों को नहीं खिला सकते, जानवरों को नहीं खिला सकते। तो ये टोटल मिसमैनेजमेंट है। बाहर की कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं, लेकिन हर मुल्क ने अपने शहरियों का सबसे पहले ख्याल किया। मैंने बड़ी कई किस्म की देखे एनालिसिस, लोग बताते नहीं पेट्रोल की कीमत हमारे रीजन में सबसे कम है, बहुत ही माशाल्लाह, और ये कहा जाता है कि जी उन्हें कहना यार चले जाएं दूसरे मुल्कों में, इधर हमारी जान छोड़ें। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान में और श्रीलंका में और इंडिया में चाहो ना यार, उधर भी महंगाई करो ज़रा, और इधर हमारे मुल्क की जान छोड़ो। वहाँ महंगा करो ना, वहाँ सस्ता है, बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें, या वहाँ महंगा है तो उनको इधर महंगा करने की ज़रूरत है। तो पेट्रोल अगर महंगा है तो आपकी आज कल हम 25,000 रुपये मिनिमम वेज दे रहे हैं, उससे क्या आप इस 25,000 रुपये, मैं कह रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी है लोगों की, नहीं हुआ। तो ये वो कहना कि बताते ये हैं, वो एक पुरानी फिल्म का मैं पहले भी बता चुका हूँ, कहते जी इतना बड़ा मुर्गा, कि इतना बड़ा, कहते ये दूसरा हाथ नहीं देखा आपने, वो दूसरा हाथ दिखाते नहीं है, एक ही हाथ पे अपना काम चला रहे। आपको याद होगी पुरानी फिल्म में एक। तो यही हालत है इस हुकूमत की, झूठ पे मबनी, हर चीज़ दूसरे के ऊपर डालना। मैं कल एक और वज़ीर साहब, आजकल मैं भी अपने वज़रा कहता हूँ, शायद मेरे पास टाइम ज़्यादा है, मैं टीवी शीवी देख रहा हूँ थोड़ी, आप लोगों ने ये नहीं देखा। मैं एक और प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक वज़ीर साहब से कहो कि जी महंगाई हो गई है जी, इसने जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ ने, वो भाई आपकी बात पूछ रहा हूँ, ये बताएं, फिर उस पर शुरू हो जाए। तो इनको यहाँ ब्लेम करना है पिछली हुकूमतों को या पूरी दुनिया को? अपने अंदर जो खामियाँ वो उनको नज़र नहीं आती, इनकी खामियाँ कोई पॉइंट करे, इनके अंदर है। हम तो ही निशाने पे, अब आप लोग भी निशाने पे माशाल्लाह। मैं कल देख रहा था, एक ऑफिशियल अकाउंट से भी लोगों की इज़्ज़तें उछाली जा रही हैं। तो ये चीज़ें आप सबके सामने। स्पीकर से असेंबली का हक है, और मुझे हैरत ये है, अगेन मैं कह रहा हूँ ना, ये जो माहौल एक पैदा किया इदारों से टकराने का, आप समझ रहे हैं यार, स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध, उसके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाइयाँ करना, आपको कोई समझ आ रही है? आप तो बड़ी खबर की, माफ़ कीजिएगा मैं कह रहा हूँ, खबर बनाने के लिए आप जब बात कर देंगे, स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध, उसका ये हक नहीं है। पहले उसको आप इसी केस में, मेरे ख्याल 4-5 महीने, मुझे याद नहीं, आपने नज़रबंद किया हुआ है। कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, उनका हक है वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपनी रिलीफ लेने की कोशिश करें। हम तो कानून को नहीं, कानून नहीं है कोई जिसके ऊपर बात कर रहे हैं आप, पूरी दुनिया उस पर अभी कहा कि ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा रुका हुआ है सिर्फ उसकी वजह से नहीं हो रहा। आप इंडिविजुअल्स को ऐसे, और उसका इस्तिकाक देखें। मैं इसी के साथ साथ हमारे कई लोग, खुर्शीद शाह साहब का आज केस लगा हुआ था, पता नहीं क्या हुआ नहीं, खुर्शीद शाह साहब 2 साल से ऊपर हो गए। मैं खैर उनके वकील की बात ना होगा, वो सर पकड़ लिए बड़े बड़े वकला ने, कह रही है क्या मामला, किससे कहें। हमारे शिकारपुर के बाबुल भैया 2 साल से ऊपर, 3 साल, और इल्ज़ाम क्या है, 4 या 4.5 लाख रुपए, कितने थे, इतना था। उन्होंने ये कहा है कि हम वो पैसे जमा कराने के लिए तैयार हैं, जो टोटल अमाउंट, एक तो उनके ऊपर 4-4.5, टोटल 45 लाख है जो भी है, कहते हैं हम कोर्ट में जमा कराने के लिए तैयार हैं, आप बेल दें। 3 साल हो गए, कोर्ट में जाके कहते हैं कि जी बस महीने में हम फैसला कर देंगे, महीना करते करते 3 साल गुजार दिए। तो
ये अगेन ना देखा करें, स्पीकर मेरे तो ख्याल में स्पीकर सिंध असेंबली कहीं भागे नहीं जा रहे। स्पीकर सिंध असेंबली एक मुअज़्ज़िज़ रुकन और इस हाउस के कस्टोडियन है। मैं तो ये ख्याल है कि ये जो सारा ड्रामा किया था कि ये छापा मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस कानून में अब तो ऑर्डिनेंस भी चेंज कर दिया, पता नहीं बेल ऑर्डर इतना फ्लूइड है। अभी मैंने खुद सुना है, पता नहीं सही, बल्कि मैंने नोटिफिकेशन देखी है कि उन्होंने खुद कहा कि जी नया कानून है, हमें खुद नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन स्पीकर सिंध असेंबली को पकड़ने के लिए छापे मारने। ये हरासमेंट, ये किसी की इस तरीके तजलील करना बहुत ही गलत है। और मेरा ख्याल है, मैं मीडिया से ये कहूँगा, ये जो सही है उसको सही कहें, जो गलत चीज़ है उस पर हम नहीं कहते आप साथ दें हमारा, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन जो सही है, इस पूरा निज़ाम इस मुल्क का जो स्टैंड स्टिल पे ले आए। आप बताना क्या चाहते हैं यार स्पीकर साहब के घर पे रेड करने से? बहुत ही अफसोसनाक है। अगेन कानून के बारे ये है ना कि कानून में सब बराबर है, एब्सोल्युटली सब बराबर है, लेकिन एक शख्स इस इल्ज़ाम में और सिर्फ एक्विजिशन पे, बल्कि वो तो बड़ा मज़ेदार काम था ना, आपको याद होगा ना, अरेस्ट इनको पहले कर लिया था, केस बाद में बनाना शुरू किया। ये सब चीज़ें भी तो ज़हन में रखें।